हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और पार्ट 8 अपने आज इसका करने जा रही हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें बच्चों देखो, जो अपना टॉपिक था वो आपका मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था और उसमें पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। अपने क्या कर रहे थे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे थे। ठीक है, तो अपने क्या किया था, पिछली जो वीडियो थी कि एक कुंडली ली हुई थी और उस कुंडली के क्या किया था, अपने सेंटर पर यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था। समझ आई। तो आज अपने जो करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक अपना वो है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब अक्ष क्या होता है? अक्ष का मतलब होता है केंद्र से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, गुजरने वाली सीधी रेखा, इसको अपने अक्ष बोल देते हैं कुंडली का। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक कुंडली रख रखी है और ये कुंडली रखी देखो किस प्रकार से हुई है कि मान लो ये कुंडली है कोई, तो आपने अब बोर्ड पर जो मैंने ये डायग्राम शो किया है ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से क्या है कि एक सीधी रेखा जा रही है और ये सीधी रेखा यहाँ इसके ओ सेंटर पॉइंट से जा रही है और इस ओ से एक्स दूरी पर, ये दूरी अपने को दी हुई है। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग सिंबल लेता हूँ, आप यहाँ पे डी भी ले सकते हो, वो कोई बात नहीं। जो कई बुक्स है जैसे एस.एल. अरोड़ा वाली बुक मेरे पास है या कई और बुक है उसमें डी भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप कोई भी ले सकते हो सिंबल। आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि अगर देख लो मान लो मैं कोई और सिंबल ले लूँ तो उससे क्या हो जाएगा, और निशान ले लूँ, इसको एक्स की जगह डी लिख दूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे अगर बुक से उस टॉपिक को पढ़ने लगोगे। तो मैं आपकी बुक के हिसाब से ही करवाता हूँ। ठीक है, तो एक्स दूरी पर पी बिंदु पर अपने को क्या करना है, एक चुंबकीय क्षेत्र यानी इस पूरी कुंडली के कारण निकालना है। और इस पूरी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये यहाँ पे देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि कुंडली बंद नहीं है, लेकिन ये पता क्या है कि जैसे मान लो आपने ऐसे स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करवा रहे हो, तो धारा प्रवाहित तो आप ऐसे ही करवाओगे, एक साइड से धारा इसमें आएगी और दूसरी साइड से बाहर निकलेगी। अगर मान लो इसमें काफ़ी फेरे हैं कुंडली में, तो अब एक साइड से अंदर जाने वाली धारा है वो ये वाली है। ठीक है, ये वाला सिरा ये अंदर जाने वाली है और ये बाहर निकलने वाली, क्योंकि कुंडली के दो सिरे होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ऐसे नहीं भी कुंडली आपकी खुली हुई है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें धारा प्रवाहित करवा रहे हो और वो धारा ऐसे जा रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, इससे तुलना करें अपने, तो ऐसे प्रवाहित हो रही है धारा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कुंडली का नीचे वाला पार्ट है, इसमें ऊपर जा रही है। ठीक है, और आगे वाले पार्ट में से नीचे जा रही है, ये आगे वाला है ये पीछे वाला पार्ट है, ऐसे समझ आई बात। तो अब अपने इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इस पी बिंदु पर जो एक्स दूरी पर है क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो अब देखो कुंडली मैंने आपको कहा था कुंडली एक्चुअल में होती क्या है, तार की बनी हुई होती है और तार के लिए अपने जो नियम लगाते हैं वो बायो सावर्ट का नियम है। तो बायो सावर्ट का नियम अपने इसमें यूज करेंगे। तो अब उस नियम के सहायता से क्या करेंगे, अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो वो नियम लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए, अल्पांश चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने अल्पांश से स्टार्ट किया था इस नियम को। तो अल्पांश क्या है कि जो कुंडली का अक्ष है ना, यानी जो कुंडली के बीच में से बिल्कुल जाने वाली रेखा है, अगर मैं मानूं ये बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो अपने ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे एक प्लेन खींच दूं, मैं एक समतल खींच दूं, तो ये कुंडली दो भागों में बंट जाएगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, कारण दो भागों में बांटने का ये है कि मान लो आप यहाँ पे एक डीएल क्या लेते हो, अल्पांश लेते हो, और इस डीएल अल्पांश की दूरी इस पी बिंदु से आर है, तो बिल्कुल इसकी फोटो बनता हुआ, मतलब इसकी इमेज बनता हुआ एक डीएल अल्पांश बिल्कुल इसके सामने होगा, यानी नीचे वाली साइड होगा। अगर ये कुंडली लेते हो, ऊपर अल्पांश लेते हो, तो बिल्कुल उसकी सीध में नीचे वाली साइड वो बिंदु भी क्या है, इससे आर दूरी पर है।
तो अपने को अल्पांश इसमें कैसे लेने पड़ेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपने एक अल्पांश ना लेके दो अल्पांश लेते हैं, क्योंकि इसमें सममिति पाई जाती है। सममिति होता है भी आप किसी चीज को दो भागों में बांट दो तो वो दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल समान, उसको सममित बोल देते हैं आपने, ठीक है। तो बिल्कुल वो सममिति इसमें पाई जाती है। तो अपने एक तो L बिंदु मान लेते हैं और नीचे L डैश बिंदु है, ये सममित बिंदु हैं, इन पर अपने दो अल्पांश DL और DL ले लेते हैं, ठीक है। तो इस DL अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो dB है और इसके कारण भी कितना है, dB है, ठीक है। दोनों के कारण, क्योंकि जब दोनों की दूरियां ही R और R हैं तो क्या है, अल्पांश जो इससे समान दूरी हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी dB होगा। तो इस dB का मान मैं लिख देता हूँ, dB अल्पांश DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 और IDL साइन थीटा और बटा में क्या आ जाएगा, R², ये लगा सकते हो आप। समझ आई बात, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि इस dB, ऐसे तो बहुत सारे dB आ जाएंगे, तो अपने ज्ञात कैसे करेंगे उसको, ठीक है, वो बात आ जाती है। तो इसको ज्ञात करने का ये तरीका है कि अपने को यहाँ पर dB की दिशा देखनी पड़ेगी, क्योंकि दो चीज़ें हैं तो दोनों के कारण दिशा देखनी पड़ेगी। फिर अपने क्या करेंगे, फाइनल जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है वो निकालेंगे। तो अब सबसे पहले अपने को इस P बिंदु पर इस जो अल्पांश ये वाला और ये वाला, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दो मान आ रहे हैं, एक ही बिंदु के लिए और एक ही धारा के लिए दो मान आ रहे हैं, एक ऊपर वाला नीचे वाला। तो दोनों की दिशा अगर मान लो कि आप कह दो कि सर इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो तभी अगर दोनों की दिशा सेम हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि और सदिश राशि जुड़ती तब है जब क्या हो, आपके पास उसकी दिशा समान हो। अगर इनकी दिशा विपरीत आ गई फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहले इस जो क्वेश्चन है या ये जो डेरिवेशन है इसमें अपने को दिशा चेक करनी पड़ेगी कि इस dB की इस दोनों अल्पांशों के कारण दिशा कैसी है, ठीक है। जो इन दो अल्पांशों के कारण दिशा अपने निकालेंगे, वही बहुत सारे अल्पांश और बनेंगे, उन सब के कारण दिशा अपने उससे निकाल सकते हैं। तो अब अपने दिशा निकालने के लिए आपको यहाँ पर नियम लगाना पड़ेगा। तो नियम देखो, वैसे तो कुंडली के लिए अपने क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए दाईं हथेली का नियम लगाते हैं, भी ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसे आ जाएगी दिशा, ठीक है। तो अब ऐसे दिशा तो इस पूरी कुंडली के कारण आएगी, अपने को तो इन अल्पांशों के कारण दिशा चाहिए, अल्पांशों के कारण दिशा चाहिए। तो अब अल्पांशों के कारण दिशा अपने कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसका सदिश रूप याद करवा देता हूँ। dB वेक्टर बराबर μ0/4 IDL वेक्टर क्रॉस R कैप और बटा में R²। ये इसका सदिश रूप था जो अपने बायो सावर्ट का नियम था। देखो ये डेरिवेशन इतना बड़ा नहीं है जितना इसकी दिशा वगैरह निकालना और बाकी सारा समझना इसको जरूरी है टॉपिक को। डेरिवेशन इसका बिल्कुल छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तभी मैं थ्योरी ज़्यादा समझा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तभी मैं एक चीज़ थोड़ी यानी कि आपको स्लो भी करवा रहा हूँ आज टॉपिक है जो। तो आप दिशा निकालने का एक नया तरीका सीखते हैं अपने। 4 नियम तो आपने पढ़े थे, उन 4 नियमों के अलावा भी एक तरीका है दिशा निकालने का। अगर मैं आपको बात करूं 11वीं क्लास में, तो अगर मैं आपको कहूं कि A क्रॉस B की आप दिशा निकाल, मान लो A क्रॉस B से एक नया वेक्टर बन रहा है C वेक्टर, तो इस C वेक्टर की दिशा क्या होगी, आपने पढ़ा होगा कि A वेक्टर की तरफ अपनी अंगुलियां रखते थे अपने और उसको B वेक्टर की तरफ मोड़ देते थे और अंगूठा अपने को क्या बताता था, जो इस C वेक्टर यानी परिणामी की दिशा। कि मान लो आपको मैंने ऐसे कह दिया भी ये A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है इस साइड, तो अब C वेक्टर की दिशा बताओ तो आप क्या कहोगे कि सर A क्रॉस B हो रहा है, तो A क्रॉस B की जो दिशा आएगी, A वेक्टर की तरफ उंगलियां रखो और B की तरफ मोड़ दो, B की तरफ ऊपर की तरफ मुड़ेंगी तो अब C की दिशा ये वाली आ जाएगी, यानी Z अक्ष की तरफ, यानी K कैप कह दोगे आप C की दिशा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं B क्रॉस A कहूँ तो आप कहोगे B क्रॉस A, तो B की तरफ उंगलियां रखी और A की तरफ उनको क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो अब अंदर की ओर दिशा आएगी। तभी जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें दिशा चेंज हो जाती है, तो A क्रॉस B क्रॉस A की इक्वल नहीं होता। तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट की अपने दिशा क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। समझ आई ये बात।
तो देखो बच्चों, अब अपने को निकालनी है इसकी दिशा, ठीक है, यानी इस डी बी वेक्टर की इस पॉइंट पे दिशा निकालनी है। तो दिशा अपने इस सूत्र से निकालते हैं कि आपको डीएल वेक्टर की तरफ उंगली रखनी है और आर वेक्टर की तरफ उसको मोड़ देना है। तो अब डीएल वेक्टर की दिशा आप कैसे लोगे, आई की दिशा में लोगे और आई की दिशा में स्पर्श रेखा खींच के लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है, आप इस मॉडल की सहायता से दिशा निकाल सकते हो। एक साइड निकाल लो, दूसरी साइड दिशा उसके क्या होगी, विपरीत होगी। मान लो इस अल्पांश के लिए निकालोगे, ये बिल्कुल इसकी विपरीत दिशा में है, तो इसके कारण बिल्कुल उसकी अपोजिट दिशा होगी, ठीक है। तो अब ये 3D में, यहाँ पे 2D में दिखाया डायग्राम एक्चुअल में ऐसा होगा। तो अब आपको देखो क्या करना है कि जैसे मान लो इसमें ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, ये वाला आगे वाला पार्ट है इसमें नीचे जा रही है, ये कुंडली का पीछे वाला है तो इसमें क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो डीएल वेक्टर की जो दिशा लोगे आप, वो क्या लोगे यहाँ पे कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और धारा की दिशा में, तो यहाँ पे धारा की दिशा आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ ये डीएल वेक्टर की दिशा और ये आर वेक्टर आपका हो गया। समझ आई ऐसे। तो अब आप यहाँ पे देखो कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर आपका 90 डिग्री के कोण पर है, लेकिन आर वेक्टर आपका कुछ झुका हुआ है। तो जो दिशा आएगी वो आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर होते हैं उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा है वो उन दोनों के लंबवत होती है। मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप आएगा। तो अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई अक्ष है, तो आपका जेड अक्ष ऐसे आएगा, ठीक है। इसके लंबवत आएगी, लेकिन लंबवत ऐसे सीधी नहीं आएगी, थोड़ी सी क्या आएगी, टेढ़ी दिशा आएगी, ठीक है ना, थोड़ी सी। यानी ये जो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, इसके तल, जो इसका तल बढ़ रहा है उसके लंबवत दिशा आएगी। तो अब देखो क्या है कि ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो इन दोनों के तल के लंबवत दिशा कौन सी है, डीएल क्रॉस आर करके देखो। तो देखो डीएल क्रॉस आर करने पर इसकी दिशा कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जो दिशा नीचे की तरफ आ रही है वो बिल्कुल सीधी ना होके थोड़ी सी क्या होगी बच्चों, टेढ़ी आएगी दिशा। अगर ऊपर की तरफ दिशा होगी तो ऐसे होगी, और नीचे की तरफ दिशा लोगे तो आप इस टाइप से होगी। यानी कि आपकी डी बी वेक्टर की दिशा इस ऊपर वाले के कारण, डीएल क्रॉस आर के कारण ये वाली दिशा आ जाएगी, ठीक है, डी बी वेक्टर की। और अगर नीचे वाले की बात करते हो डीएल क्रॉस आर, तो ये वाली जो दिशा होगी, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इधर वाली आ जाएगी। किसकी दिशा होगी, ये डी बी वेक्टर। ये एक्चुअल में लंब ये है, सीधी रेखा ये है, लेकिन सीधी रेखा के साथ क्या आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि आर वेक्टर भी यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ है, इस कारण डी बी वेक्टर की दिशा भी ऐसे होगी। इसको आप खुद घर पे बना के और चेक कर सकते हो दिशा कैसे आएगी। मैंने आपको एक मॉडल के फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिस बच्चे ने नहीं माथापच्ची करनी उसके लिए आसान तरीका है कि इसका रट्टा ही लगा लो बस, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है, रट्टा लगा लो और कोई तरीका नहीं है। मैं जो डायरेक्ट बात है मैं वो डायरेक्ट बात आपको बता देता हूँ। और अगर समझना चाहते हो तो पहले वेक्टर वाली दिशा कैसे निकालते हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अल्पांश के कारण दिशा आपको वेक्टर प्रोडक्ट से ही आती है। और किसी आप यहाँ पे जो अगर कहो कि सर हम यहाँ पे नियम लगा लें, जो 4 नियम आपने करवाए थे, तो वो आप देखो कि वो उसमें से अल्पांश के लिए नियम कोई नहीं था कि अगर मान लो एक टुकड़ा दिया हुआ है तार का तो उसके लिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज आपने यहाँ पे ये देखी कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, इन दोनों के बीच, डीएल वेक्टर और आर कैप दोनों के बीच जो दिशा है वो 90 डिग्री है। ये वाली, ये डीएल वेक्टर ऐसे आया था और आर ऐसे आया था, दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण था। तो मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा आप कहोगे कि सर 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है। तो डी बी जो आपका आएगा वो आएगा μ0/4 और आई डी एल और अपॉन में क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने ये दोनों दो सदिश अपने पास आ रहे हैं, तो इसके कारण अपने को परिणामी निकालना है। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब एक तो तरीका है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो और p² + q² + 2pq cos थीटा वो सूत्र लगाओ। तो वो तो अपने को कोण वगैरह तो निकालने वाला झंझट नहीं करना है। अपने पते क्या करते हैं, इसको, ये p बिंदु है, इसको नीचे लिखता हूँ, इन दोनों सदिशों को अपने घटकों में तोड़ लेते हैं, घटकों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो घटकों में तोड़ने के लिए कोण चाहिए पहले, तो कोण तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कोण निकालते हैं। सबसे पहले देखो ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर ये वाला 90 है, तो ये 90 - अल्फा होगा ना, 90 - अल्फा। अब दोबारा से ये डीएल और ये डीबी,
आपको मैंने कहा था डीएल के भी लंबवत होगा और आर के भी लंबवत। अगर मैं ये ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर लिखूं तो ये सी वेक्टर बी वेक्टर के भी लंबवत होता है और ए के भी, क्योंकि आई क्रॉस जे बराबर के कैप होता है। ठीक है, तो के कैप क्या होता है, जेड अक्ष होता है। जेड अक्ष वाई अक्ष के भी लंबवत होता है और एक्स अक्ष के भी लंबवत होता है। तो इसी कारण जो डी बी वेक्टर है यहाँ पे इस आर के क्या होगा, लंबवत होगा। मतलब ये फिर से जो कोण है ये डी बी वेक्टर वाला और इधर क्या है ये आर वेक्टर वाला, ये आर वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर से दो पार्ट बन रहे हैं। ये वाली लाइन देखो ये, तो ये 90 माइनस एल्फा है और ये टोटल कितना है अपने को पता है 90 है। तो 90 माइनस एल्फा, इसको अगर मैं x मान लूँ प्लस x इज इक्वल टू 90 है तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर एल्फा हो जाएगा। मतलब ये कोण फिर से कितना आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जो इसके सामने कोण है ये भी एल्फा आ जाएगा, क्योंकि ये एल्फा है, ये फिर से 90 माइनस एल्फा और यहाँ पर ये फिर से ये वाला और ये वाले, इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री का कोण, तो ये एल्फा हो जाएगा। समझ आई बात, मैं 90 माइनस एल्फा को हटा रहा हूँ। तो तभी क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझते चलो। ये अल्फा कोण है और ये डी बी वेक्टर है और आपको पता है कि अगर मान लो ए सदिश यहाँ पे हो और यहाँ पे थीटा कोण हो तो आप कहते हो कि सर ये वाला तो ए साइन थीटा है, ए कोस थीटा है यहाँ पे जो थीटा के पास वाला, और दूसरा कहते हो कि सर ये ए साइन थीटा, और यहाँ पे सदिश नहीं लगता क्योंकि ये इसके घटक हैं, टुकड़े हैं। ठीक है, तो ए कोस थीटा ए साइन थीटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब अल्फा कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला डी बी और ये वाला जो घटक होगा कोण के पास वाला ये हो जाएगा डी बी कोस अल्फा। ठीक है, और ये वाला घटक हो जाएगा डी बी साइन अल्फा। और यहाँ पर भी देखो ये वाला अल्फा कोण इस रेखा के साथ बन रहा है, तो ये डी बी कोस अल्फा और ये डी बी यहाँ पर साइन अल्फा। दोनों के साइन अल्फा वाले घटक इसी दिशा में आएंगे। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखो, तभी मैं कहता हूं कि आपको ये सब चीजें आने के लिए आपका बेस तैयार होना चाहिए, और बेस आपका है वेक्टर। यहां पर आज वाला जो टॉपिक है, ठीक है, तो इस कारण आपका वेक्टर भी आपको आने चाहिए, दिशा कैसे निकालते हैं, कैसे घटकों में बांटते हैं, वो सारी चीज़। तो डी बी साइन अल्फा वाले दोनों के घटक जुड़ रहे हैं और डी बी कोस अल्फा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि डी बी कोस अल्फा घटक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। यहाँ लाइन लिख दोगे आप। और डी बी जो साइन अल्फा घटक हैं, डी बी साइन अल्फा घटक, ये क्या है, आपस में दिशा सेम है, इनकी दिशा क्या है, सेम है, और ये इस कारण एक दूसरे में जुड़ रहे हैं और जुड़कर ये अपने को क्या देंगे, परिणामी तीव्रता। ये तो दो की बात होगी। अब यहाँ मान लो आपके पास ये कुंडली है, इसके कोई भी डीएल अल्पांश की दूरी लोगे तो वो आ रही आएगी इससे, इस बिंदु से जो इसके सेंटर से जा रहा है, यहाँ फिक्स बिंदु है, यहाँ से खींच दो, यहाँ से खींच दो, यहाँ से खींच दो, परिधि से किसी भी बिंदु को मिलाओ तो आपकी दूरी आ रही आएगी। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डी बी कोस अल्फा ऐसे बहुत सारे घटक बनते जाएंगे, लेकिन अपने पास जो साइन अल्फा वाले घटक है वो एक ही दिशा में जुड़ते जाएंगे। तो जो परिणामी जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा बी, वो आपका डी बी साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, क्योंकि डी बी साइन अल्फा वाले घटक जुड़कर परिणामी तीव्रता अपने को दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रहे हैं। समझ आई इतनी बात। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर डी बी का ये वाला मान रख देते हैं। तो बी बराबर μ0 बटा 4 पाई आई डी एल और अपॉन में आर स्क्वेयर और इनटू में साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब साइन अल्फा का मान अपने निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है एक ऐसे करके, ये अल्फा कोण है, ठीक है, ये 90 है, एक्स आर और आर, ठीक है। तो साइन अल्फा का मान अगर मैं इस त्रिभुज से लिखूं तो देखो अल्फा कोण ये है, इसके सामने लंब बटा में कर्ण स्मॉल आर आ गया, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, और इस मान को किस में रख दो आप, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 यानी यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर जब आप मान रखोगे तो b बराबर समाकलन ऑफ μ0 बटा 4 पाई आई डी एल
कैपिटल आर और बटा स्मॉल आर क्यूब बन जाएगा। क्यूब कैसे बनेगा, क्योंकि देखो ये वाला आर और ये आर स्क्वायर है यहाँ पर, समझ आई बात। तो अब देखो आप क्या करोगे, देखो कि b बराबर आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट है मतलब जो जिसका मान चेंज नहीं हो रहा है उसको लिख लो आप बाहर, ठीक है, और बाकी सारों को लिख लो आप क्या अंदर, जिसके मान चेंज हो रहे हैं। तो अब देखो म्यू 0 बटा 4 पाई, और सोचो क्या कुछ बाहर आएगा, बता सकते हो, आप कॉपी में लिख लिया करो। देखो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना आपसे कि और क्या कुछ बाहर आएगा इसमें या और, तो आप कॉपी में लिख लिया करो, जब मैं उसको लिखा करूँगा तो तब आपके समझ में आ जाया करेगा, ठीक है। और क्या क्या कांस्टेंट है, आप कहोगे कि सर आई कांस्टेंट है, ये वाला आर कांस्टेंट है, नीचे वाला आर क्यूब भी कांस्टेंट है। अब आप कई जने असमंजस में पड़ गए होंगे कि नीचे वाला आर क्यूब कांस्टेंट कैसे है, ठीक है। तो नीचे वाला आर क्यूब कांस्टेंट, क्योंकि स्मॉल आर है क्या आपका अल्पांश की उस बिंदु से दूरी P बिंदु से, तो अब अल्पांश आप चाहे मर्जी लो, उसकी जो इस P बिंदु से दूरी है वो समान होगी, क्योंकि वृत्त की परिधि पर बिंदु है वो, और वृत्त की परिधि से जो कोई बिंदु है, मान लो सेंटर की सीध वाला बिंदु है, वो सेम दूरी पर होता है, ठीक है। तो इस कारण आर भी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ ओनली बचेगा dl। तो dl 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 सारा करते हुए ये सारी क्या बन जाएगी, कुंडली बन जाएगी। तो मतलब dl का जो आएगा वो आएगा b बराबर म्यू 0 आई आर अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इसका आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर आ जाएगा, समझ आई बात। और पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, और तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा, ये आर से आर गुना हो जाएगा। तो b बराबर आपका आ जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वेयर बटा 2 आर क्यूब, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ, देखो क्या कि अगर मैं इसी त्रिभुज की बात करूँ इस वाले की, ठीक है, ये PLO त्रिभुज है, तो इसमें जो स्मॉल आर स्क्वेयर है आपका, ये स्मॉल आर स्क्वेयर इस कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर है ना, जो अभी ये मैंने त्रिभुज बनाया था कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के। तो अगर मैं आर का मान यहाँ से निकालूँ तो वो आर का मान आप ऐसे लिख सकते हो, या तो अंडर रूट लगा दो या आप पावर 1/2 लगा दो, ठीक है। अब आर स्मॉल आर का मान ये है, तो अब दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूँ तो वो आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 आ जाएगी। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वेयर और अपॉन में 2 आर स्क्वेयर यानी कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, और यही आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का क्या है बच्चों, सूत्र है। किसी कुंडली के कारण क्या है, आपको कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हो। समझ आई इतनी बात। तो अब इसको देख लो। देखो डेरिवेशन, जो पिछला डेरिवेशन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन बात है यहाँ पे दिशा समझने की। तो दिशा या तो अपना दिमाग लगाओ, और अगर नहीं लगाना चाहते तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ जिस चीज़ का रट्टा मारने वाला होता है वो रट्टा मार लो, उसमें कोई घाटा नहीं है, ठीक है। डीबी आपको यहाँ लेना बस, और कुछ नहीं। और अगर दिशा निकालनी है तो मैंने आपको निकालनी बता दी जैसे मेरे से बताएगी। समझ आई बात। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब अपने नेक्स्ट देखो, इस फॉर्मूले को चेक भी कर लेते हैं भी अपने फॉर्मूला जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाल दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर चेक कैसे करेंगे इसको। तो चेक फार्मूला कैसे होता है कि अगर अपने पास कोई फार्मूला पड़ा हो पहले का, तो वही फार्मूला इसी फार्मूले से बना दें तो ये फार्मूला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात। देखो घबराना बिल्कुल नहीं है फिजिक्स को देके, फिजिक्स सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। मेन जो आप कह सकते हो फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने का जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, एक तो इसकी वेक्टर फॉर्म दी हुई है, तो वेक्टर फॉर्म ऐसे दी हुई है बी वेक्टर बराबर म्यू 0 और आई आर स्क्वेयर और 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर,
ठीक है। अब आप देखो कि इसकी दिशा ये वाली है, जो आपका फाइनल चुंबकीय क्षेत्र डी बी साइन अल्फा आ रहा था, दिशा इधर है और ये एक्स वेक्टर की दिशा में है, तो मैं यहाँ पे एक्स कैप लगा देता हूँ। क्या लगाएंगे? एक्स कैप लगाएंगे। दिशा हर एक की रट्टा मार के नहीं देखी जाती, यहाँ पर देखी जाती है कि एक्चुअल में दिशा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, तो एक्स वेक्टर की दिशा में आ रही है, तो अपने क्या करेंगे? एक्स कैप लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर या तो आप कह सकते हो स्पेशल केस कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इसको चेक करने का तरीका। तो मैं यहाँ पे विशेष स्थितियाँ लिख देता हूँ, विशेष स्थितियाँ। ठीक है। सबसे पहले कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर बी का मान आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो केंद्र पर अपने पास फॉर्मूला है। एक चीज़ मैं और भूल गया यहाँ पे कि अगर इसको n फेरों के लिए लिखना हो तो आप यहाँ पे n इसके साथ और लगा सकते हो। ठीक है। तो n फेरों के लिए भी आप क्या कर सकते हो कि अगर कुंडली में n फेरे हो तो n इसके साथ। कुंडली के केंद्र पर देखो क्या होगा कि अगर इस P बिंदु को मैं यहाँ केंद्र पर ले आऊँ तो ये x दूरी 0 हो जाएगी केंद्र के लिए। तो केंद्र के लिए जो हो जाएगी, केंद्र के लिए स्मॉल x बराबर 0, क्या आ गया? 0 आ गया स्मॉल x। ठीक है। तो स्मॉल x बराबर 0, तो इस फॉर्मूले में आप स्मॉल x की वैल्यू 0 रखो। तो b बराबर म्यू नॉट आई, n भी लिख लेता हूँ, r स्क्वेयर और अपॉन में 2 r स्क्वेयर प्लस 0 की पावर 3/2। अब r स्क्वेयर की पावर 3/2, पावर की जब पावर होती है तो वो आपस में गुणा होती हैं, तो कट जाएगा, 3 पावर बचेगी। तो b बराबर म्यू 0 n आई r स्क्वेयर और अपॉन में 2r क्यूब, r स्क्वेयर से r क्यूब कैंसिल, तो b बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट n आई बटा में 2r आ गया। और यही फॉर्मूला आप देखो आपने किसके लिए निकाला था? बी सेंटर। जो पिछला टॉपिक था उसमें भी आपने यही फॉर्मूला निकाला था बच्चों, म्यू नॉट एन आई और अपॉन में क्या निकाला था? 2r फॉर्मूला निकाला था सेंटर पॉइंट के लिए। समझ आई बात? तो सेंटर पॉइंट के लिए आपने फॉर्मूला निकाल लिया। अब नेक्स्ट है कि अगर आपका x जो है वो r की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, x क्या हो? r की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, बड़ा मतलब कि आपने जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना वो बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है। इस r की तुलना में, यानी कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हो, तो x बहुत ग्रेटर देन r है, तो जो x स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर है, क्योंकि r बहुत छोटा है और x बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ी वैल्यू में छोटी जोड़ोगे तो लगभग वो बड़ी वैल्यू के बराबर ही आएगी, एक्स स्क्वेयर के बराबर ही आएगी। तो अब जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो देखो ये बनेगा म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे r जो आपके पास r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आ रहा था, इसकी जगह एक्स स्क्वेयर रखना है और एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो b का फॉर्मूला मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, म्यू नॉट एन आई r स्क्वेयर और अपॉन में 2x क्यूब, ये आ जाएगा। समझ आई बात? ये फॉर्मूला आ गया। अब 2 पॉइंट और मेन अपने जो रह रहे हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है कि x बराबर, तीसरा जो पॉइंट है विशेष स्थितियों में, x बराबर r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, r/3 r/4 की जितनी मर्जी पर निकाल लें, तो लेकिन क्या है कि ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए अब आगे काम आने वाला है। इससे जस्ट आगे वाला टॉपिक आएगा ना, उसमें ही r/2 दूरी वाला काम में आने वाला है। तो तभी b बराबर म्यू नॉट एन आई r स्क्वेयर बटा में 2, r स्क्वेयर तो है ही, और x स्क्वेयर की जगह आपको क्या रखना है? x की जगह r/2 रखना है, तो x स्क्वेयर बराबर r स्क्वेयर बटा 4 और ऊपर पावर 3/2 है। ऊपर पावर क्या है? 3/2। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो b बराबर देखो म्यू नॉट एन आई कैपिटल R स्क्वेयर बटा में 2, 4 आ गया, 4 और r स्क्वेयर, 4r स्क्वेयर आ गया और प्लस में r स्क्वेयर आ गया और इसकी पावर 3/2 है।
समझ आई बात। तो b बराबर देखो क्या आ गया, म्यू नॉट NIR²। अब ये बन गया 5R² बटा में 4 और इसकी पावर 3/2। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। आप कहोगे कि ये तो और ही कुछ बन गया, अब इसका मान कैसे निकाले। तो मान निकालना सीख लो इसका। म्यू नॉट NIR² बटा में 2। ठीक है, इसको मैं अलग अलग पावर में लिख रहा हूँ। 5R² की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2, और ये 4 की पावर 3/2 ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर ही लिख रहा हूँ 4 की पावर 2/3। अब क्या है b बराबर, ठीक है, ये पावर क्या है अलग अलग हो जाती है। कैसे, म्यू नॉट NIR²। अब एक चीज़ तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि इसको 2 की स्क्वायर लिख रहा हूँ, और ऊपर क्या लगा रहा हूँ पावर 3 मैं यहाँ पे पावर ही उल्टी कर दी मैंने, 3/2 पावर है। ठीक है, तो 3/2। और नीचे देखो बच्चों क्या है कि इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 5 की पावर 3/2 और R² की पावर 3/2। ऐसे पावर अलग अलग हो जाती हैं जब कई गुणा में हो, कि मान लो 2 गुणा 3 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 और गुणा 3 की पावर 5 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो अब देखो कैसे इसको करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, पावर गुणा में होती है, जब भी पावर के ऊपर पावर आती है वो गुणा में, यहाँ ये कैंसिल होगी, इन दोनों का झंझट तो खत्म हुआ। अब बात आती है 5 की पावर 3/2। तो देखो अगर मैं 2√2 लिखूं तो इसकी पावर अगर मैं निकालना चाहूँ भी, इसकी पावर है कितनी, तो ये 2 की पावर 1 है, और √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 1 + 1/2, 2 की पावर 3/2। मतलब 2√2 का मान क्या होता है, 2 की पावर 3/2। तो 5 की पावर 3/2 का मान क्या होगा, 5√5 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपने इसको आगे लिखना चाहूँ तो म्यू नॉट NIR², 2 की पावर 3, 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और नीचे 2, 5√5, और इनटू में क्या आ गया, R³। अब R² से R³ कैंसिल, तो जो b का मान है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इस 2 से ये 8 4 आ गया, तो 4 म्यू नॉट NI, और अपॉन में क्या आ गया, 5√5R। ये आपके पास मान आ गया। अब यही मान आपका b का इससे नेक्स्ट टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे, और इसका एक ग्राफ रह गया बच्चों, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ग्राफ अगर समझाने लग गया तो एक बार इतना ही आज के लिए। तो आज की वीडियो में आपको हो सकता है ये टॉपिक हार्ड लगे, लेकिन बच्चों क्या है, घबराना नहीं है हार्ड देख के। आपको जो चीज़ हार्ड लगती है उसको आप मेहनत से आसानी से सीख सकते हो। मेहनत करो इस पर, इसको 1-2 बार रफ कॉपी में लिख के देखो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा पूछो। आपकी प्रॉब्लम्स मैं इकट्ठी करके और उसको सोल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, मेरे पास प्रॉब्लम्स ही नहीं आपकी इकट्ठी हो पाती, क्योंकि आप कह देते हो सर हमें समझ आ गया, तो आ गया तो मैं फिर क्या है आगे बढ़ जाता हूँ। तो वैसे मुझे उम्मीद है आपको जिस हिसाब से मैंने समझाया समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।